प्रधानमंत्री ने आज जन औषधि दिवस के अवसर पर देश को किया संबोधित। इस अवसर पर लाभार्थियों से की बात, कहा जन औषधि केंद्र बन रहा है मध्यम वर्गीय परिवारों का साथी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री स्वतंत्रता संग्राम सेनानी गोविंद वल्लभ पंत की पुण्यतिथि के अवसर पर उनकी मूर्ति पर किया पुष्पार्चन। लखनऊ के इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में आयोजित 2 दिवसीय राज्य गुड़ महोत्सव 2021 का हुआ समापन। गन्ना मंत्री सुरेश राणा ने कहा, सरकार ने किया गन्ना किसानों के लिए ऐतिहासिक काम। प्रदेश में 20 लाख से ज्यादा लोगों को किया गया कोरोना टीकाकरण। कल महिला दिवस के अवसर पर प्रत्येक जनपद के 3 बूथ महिलाओं को रहेंगे समर्पित। नमस्कार, मैं हूं पंकज कुमार बिंद्रा और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज जन औषधि दिवस के मौके पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जन औषधि दिवस समारोह को संबोधित किया। इसके साथ ही पीएम मोदी ने नॉर्थ ईस्टर्न इंदिरा गांधी रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ एंड मेडिकल साइंसेज शिलांग में 7500वें जन औषधि केंद्र का उद्घाटन किया। इस मौके पर प्रधानमंत्री ने कहा कि जन औषधि योजना गरीब और मध्यम वर्गीय परिवारों का बहुत बड़ा साथ दे रही है। जन औषधि योजना गरीब और विशेष करके मध्यम वर्गीय परिवारों की बहुत बड़ी साथी बन रही है। ये योजना सेवा और रोजगार दोनों का माध्यम बन रही है। मोदी जी की दुकान से जो दवाइयाँ मिलती है, मेरे बहुत सारे पैसों की बचत हो रही है। आप हनुमान जी के सेवक मोदी जी एक दुकान से संजीवनी दे रहे और हम पी रहे हैं। मेरे जीने की आशा जगी है। आम आदमी की जेब पर दवाई के खर्च का बोझ कम करने के लिए केंद्र सरकार की भारतीय जन औषधि परियोजना का फायदा अब देश को मिलना शुरू हो गया है। जन औषधि के बारे में और अधिक जागरूकता पैदा करने के लिए पूरे देश में 1 से 7 मार्च तक जन औषधि सप्ताह के रूप में मनाया जाता है। इस साल इसकी थीम थी जन औषधि सेवा दिवस, रोजगार भी। जन औषधि दिवस के अवसर पर आज प्रधानमंत्री ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से शिलांग स्थित नॉर्थ ईस्टर्न इंदिरा गांधी रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ एंड मेडिकल साइंस में बना 75वां जन औषधि केंद्र देश को समर्पित किया। 7500 के पड़ाव तक पहुंचना इसलिए भी अहम है क्योंकि 6 साल पहले तक देश में ऐसे 100 केंद्र भी नहीं थे और हम हो सके उतना जल्दी तेजी से 10,000 का टारगेट पार करना चाहते हैं। प्रधानमंत्री ने इस क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाले लोगों को पुरस्कार भी प्रदान किए। इस मौके पर पीएम ने कहा कि ये योजना सेवा और रोजगार का माध्यम बनते हुए गरीब और मध्यम वर्गीय परिवारों के लिए बेहद लाभकारी है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की पूर्व संध्या पर प्रधानमंत्री ने कहा कि ऐसे केंद्रों पर महिलाओं के लिए सस्ते सैनिटरी नैपकिन और पोषाहार की बिक्री जैसे अहम कदमों से देश की बेटियों में आत्मनिर्भरता सुनिश्चित करने में एक लंबा रास्ता तय किया है। जन औषधि केंद्रों में सस्ती दवाई के साथ साथ युवाओं को आय के साधन भी मिल रहे हैं। विशेष रूप से हमारी बहनों को, हमारी बेटियों को जब सिर्फ 2.5 रुपये में सैनिटरी पैड्स उपलब्ध कराए जाते हैं तो इससे उनके स्वास्थ्य उस पर एक सकारात्मक असर पड़ता है। गर्भवती महिलाओं के लिए जरूरी पोषण और सप्लीमेंट्स भी अब जन औषधि केंद्रों पर उपलब्ध कराए जा रहे हैं। इतना ही नहीं, 1000 से ज्यादा जन औषधि केंद्र तो ऐसे हैं जिन्हें महिलाएं ही चला रही है। यानी जन औषधि योजना बेटियों की आत्मनिर्भरता को भी बल दे रही है। सामने महत्वपूर्ण अवसर है। क्या हम ये तय कर सकते हैं कि देश के कम से कम 75 जिले ऐसे होंगे जहां पर 75 से ज्यादा जन औषधि केंद्र होंगे और वे आने वाले कुछ ही समय में हम कर देंगे। प्रधानमंत्री ने कहा कि पीएम जन औषधि योजना से फार्मा सेक्टर में संभावनाओं का एक नया आयाम भी खुला है।
आज मेड इन इंडिया दवाइयां और सर्जिकल्स की मांग भी बढ़ी है। पीएम ने कहा कि हृदय में लगने वाले स्टेंट और आवश्यक सर्जिकल उपकरणों की कीमत में भारी कमी आई है। प्रधानमंत्री ने कहा कि देश को मेड इन इंडिया टीके से कोरोना महामारी को हराने में दुनिया की मदद करने पर गर्व है। हमारी सरकार ने यहाँ भी देश के गरीबों का, मध्यम वर्ग का विशेष ध्यान रखा है। आज सरकारी अस्पतालों में कोरोना का फ्री टीका लगाया जा रहा है। प्राइवेट अस्पतालों में दुनिया में सबसे सस्ता यानी सिर्फ 250 रुपये का टीका लगाया जा रहा है। पीएम ने कहा कि भारत की पहल पर अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस से लेकर इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स 2023 के रूप में दुनिया ने स्वास्थ्य और कल्याण के लिए भारत के संपूर्ण दृष्टिकोण को पहचाना है। आज सरकार की कोशिश ये है कि मेडिकल साइंस के लाभ से कोई भी वंचित न रहे। इलाज सस्ता हो, इलाज सुलभ हो, इलाज सर्वजन के लिए हो, इसी सोच के साथ आज नीतियां और कार्यक्रम बनाए जा रहे हैं। कोरोना महामारी के दौरान भारत दुनिया भर में फार्मेसी के केंद्र के रूप में उभरा है। जन औषधि केंद्र जैसी योजनाएं देशवासियों को सस्ती स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ देने की सरकार की प्रतिबद्धता दिखाती हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। प्रधानमंत्री का जन औषधि केंद्र पर आधारित लाइव कार्यक्रम देखने के लिए आज रायबरेली के इंदिरा नगर में संचालित जन औषधि केंद्र पर लोग इकट्ठा हुए और प्रधानमंत्री की बातों को ध्यानपूर्वक सुना। रायबरेली में जन औषधि केंद्र संचालक ने बताया कि वह पिछले 3 सालों से जन औषधि केंद्र संचालित कर रहे हैं। उनके यहां अब लोगों की भीड़ लगती है। इससे जहां वह सस्ते दामों पर जनता को दवा उपलब्ध करा रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ उन्हें रोजगार भी जन औषधि केंद्र के माध्यम से मिला है। मैं पिछले 3 साल से ये जन औषधि संचालित कर रहा हूँ रायबरेली जिले में। ये जन औषधि माननीय प्रधानमंत्री जी का एक ड्रीम प्रोजेक्ट था, जो मतलब गरीबों की सहायता करने के लिए था और जिसमें वो काफ़ी हद तक सक्सेसफुल भी रहे हैं। और पिछले 3 सालों से जो मैं जन औषधि स्टोर चला रहा हूँ, इससे ना जाने कितने गरीब हर मतलब वर्ग के लोगों को इस जन औषधि से लाभ होता है। यहाँ पे जो मिलने वाली दवाएं होती हैं वो ब्रांडेड मेडिसिन की तरह ही काम करती हैं, लेकिन इनका जो रेट होता है वो उनसे बहुत कम होता है। जैसे नॉर्मल आप मार्केट में जाइए, मेटफॉर्मिन एक टैबलेट आती है डायबिटिक की, अगर आप उसको बाहर लेने जाइए तो एक पत्ता उसका कम से कम 80 रुपये का पड़ता है। वही पूरा का पूरा डिब्बा जो है हमारे यहाँ 110 रुपये का पड़ता है। ऐसी शुगर की कई सारी दवाएं। जी, मेरा नाम महेश कुमार है। मैं अक्सर दवाइयों के लिए परेशान रहता था, जो कि काफ़ी दिक्कतें थी परिवार में, और ज़्यादातर जो भी कमाई होती थी मैं दवाइयों पे ही खर्चा कर देता था। लेकिन पता चला हमें कि यहाँ पर जो है जन औषधि केंद्र खुली है, जो कि जेनरिक दवाइयाँ और ज़्यादा से ज़्यादा दवाइयाँ यहाँ मिल जाती हैं बीमारियों की, और इन दवाइयों से बड़ा लाभ मिल रहा है। और सबसे बड़ी अच्छी चीज़ ये है कि ये दवाइयाँ बहुत सस्ती मिल रही हैं। कहना चाहिए ये केंद्र जब से खुला है, मैं शुरू से ही यहाँ से दवाएं ले रहा हूँ और दूसरी जगह से लेता नहीं। हमको बहुत इससे फ़ायदा हो रहा है। हम जो दवाएं पहले लेते थे 75 रुपये की 10 टेबलेट, आज में 20 रुपये की 10 टेबलेट वही जन औषधि केंद्र से मिल रही हैं। हम बीपी की दवाएँ लेते रहे। मैं आज जन औषधि केंद्र पर दवा लेने आया था। जो टैबलेट हमको बाहर मिलती थी 260 रुपये में मिलती थी, आज यहाँ 60 रुपये में मिलती है। तो इस प्रकार से रेगुलर उसकी दवा इस्तेमाल करनी रहती है, इसलिए जो लाभ मिलता है इसका केंद्र सरकार को बहुत बहुत साधुवाद। मैं यहाँ प्रधानमंत्री जन औषधि से अधिकतर दवाएं ले जाता हूँ, जिसके कारण जो अभी तक दवाएं 150 की थी वो आपको करीब 15 रुपये या 20 रुपये की दवा पड़ रही है, और उससे बहुत ज़्यादा लाभ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज कोलकाता के ब्रिगेड ग्राउंड में मेगा रैली को संबोधित किया। चुनाव की तारीखों के ऐलान के बाद पीएम मोदी की ये पहली रैली है। प्रधानमंत्री को सुनने के लिए रैली में अपार जनसमूह उमड़ा था। लाखों की संख्या में लोग अपने लोकप्रिय नेता की एक झलक पाने के लिए आए थे। ये पश्चिम बंगाल में प्रधानमंत्री की पहली जनसभा थी। पीएम की रैली के लिए सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए थे। राज्य में विधानसभा चुनाव 8 चरणों में होंगे। पहले चरण में 30 सीटों के लिए 27 मार्च को मतदान होगा। पीएम ने भारत माता की जय के नारे के साथ संबोधन की
शुरुआत की। उन्होंने कहा कि बंगाल की इस धरती ने भारत की आज़ादी के आंदोलन में नए प्राण फूके थे। बंगाल की इस धरती ने ज्ञान विज्ञान में भारत का गौरव बढ़ाया, लेकिन ममता दीदी ने बंगाल को सिर्फ धोखा दिया। प्रधानमंत्री ने कहा कि बंगाल ने परिवर्तन के लिए ही ममता दीदी पर भरोसा जताया था, लेकिन उन्होंने और उनके कैडर ने भरोसा तोड़ दिया। बंगाल के लोगों की महानता है, ये बंगाल के लोगों की अदम्य इच्छा शक्ति है कि उन्होंने बंगाल में परिवर्तन की उम्मीदों को कभी छोड़ा नहीं। बंगाल ने परिवर्तन के लिए ममता दीदी पर भरोसा किया था, लेकिन दीदी और उनके काडर ने आपका ये भरोसा तोड़ दिया, आपके सपनों को चूर चूर कर दिया। ये वो लोग हैं जिन्होंने बंगाल का विश्वास तोड़ा। पीएम ने कहा कि बंगाल की जनता परिवर्तन चाहती है। उन्होंने कहा कि बंगाल की जनता फिर से बंगाल को सोनार बांग्ला के रूप में देखना चाहती है। बांग्ला चाय उन्नति, बांग्ला चाय शांति, बांग्ला चाय प्रगतिशील बांग्ला, बांग्ला चाय सोनार बांग्ला। मैं देख रहा हूं इस बार के विधानसभा चुनाव में एक तरफ टीएमसी है, लेफ्ट कांग्रेस है, उनका बंगाल विरोधी रवैया है, और ये चुनाव ऐसा है कि दूसरी तरफ खुद बंगाल की जनता कमर कस करके खड़ी हो गई है। संयुक्त प्रांत उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री स्वतंत्रता संग्राम सेनानी गोविंद वल्लभ पंत को आज मुख्यमंत्री ने उनकी पुण्यतिथि पर पुष्पार्चन करके भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की। प्रदेश के कैबिनेट मंत्री आशुतोष टंडन ने कहा कि पंत साहब ने जो मार्ग दिखाया है उस पर चलने की जरूरत है। आज मुख्यमंत्री ने उन्हें पुष्पार्चन करके यही संदेश दिया है। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री, देश के पूर्व गृह मंत्री, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी श्रद्धेय पंडित गोविंद वल्लभ पंत जी की आज पुण्यतिथि है। आज पूरा कृतज्ञ राष्ट्र उनके प्रति कृतज्ञता ज्ञापित कर रहा है। अभी माननीय मुख्यमंत्री जी ने उनकी प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित करके अपने श्रद्धासुमन अर्पित किए। रामनगरी अयोध्या पहुंचे प्रदेश के उप मुख्यमंत्री डॉक्टर दिनेश शर्मा ने रामलला, हनुमानगढ़ी व कनक भवन में दर्शन पूजन किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि अयोध्या में अंतर्राष्ट्रीय स्तर का श्री राम विश्वविद्यालय स्थापित किया जाएगा। इसमें अलग अलग भाषाओं में लिखी रामायण के साथ साथ रामचरितमानस और धार्मिक ग्रंथों पर शोध और अध्ययन किया जाएगा। उप मुख्यमंत्री ने कहा कि भगवान राम की नगरी विश्व की नगरी बनने जा रही है। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम विश्वविद्यालय की स्थापना निजी क्षेत्र में हो सके, इसके लिए कई लोगों से प्रस्ताव मांगे गए हैं और जल्द ही किसी प्रस्ताव पर निर्णय हो जाएगा। पश्चिम बंगाल के चुनाव पर बोलते हुए डॉक्टर शर्मा ने कहा कि सब जय श्री राम है। पश्चिम बंगाल में श्री राम का नारा गूंज रहा है। वहां पर मोदी जी का काम जन जन तक पहुंच रहा है और ममता जी के द्वारा जो जनता का उत्पीड़न किया गया है उसका भुगतान तो ममता को करना ही पड़ेगा। डॉक्टर शर्मा ने जयपुरिया स्कूल में बैडमिंटन हॉल व स्विमिंग पूल का उद्घाटन किया। इसके साथ ही अयोध्या में चल रहे 11 दिवसीय अयोध्या महोत्सव का समापन भी किया। कि चारों तरफ पुलों का निर्माण, सड़क का निर्माण, सीवरेज का और बड़े बड़े स्मारकों का, मंदिरों के जीर्णोद्धार का, सरयू तट के सौंदर्यीकरण का, बड़ी सी रामलला की मूर्ति को लगाए जाने का, या भविष्य में मैं शिक्षा मंत्री के नाते मैं तो भगवान से यही प्रार्थना करने आया हूँ कि भगवान यहाँ जल्दी श्री राम
विश्वविद्यालय की स्थापना भी हो। निजी क्षेत्र में हमने कई लोगों को आमंत्रण किया है कि एक बड़ा सा जो श्री राम के साहित्य पर, रामायण पर, रामचरितमानस पर, अन्य धर्म ग्रंथों पर कितनी शब्दों में, कितनी भाषाओं में जो रामायण लिखी गई हैं, उनमें शोध का अध्ययन केंद्र बन जाए। हमारा अयोध्या, कई लोगों ने प्रस्ताव दिए हैं। जल्दी ही हम निजी विश्वविद्यालय के क्षेत्र में श्री राम, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम विश्वविद्यालय की स्थापना की कल्पना को साकार कर सके, यही भगवान से प्रार्थना है। गन्ना विकास विभाग द्वारा इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में आयोजित 2 दिवसीय राज्य गुण महोत्सव 2021 का आज समापन हो गया। इस अवसर पर प्रदेश के गन्ना विकास मंत्री सुरेश राणा ने वैज्ञानिकों और अच्छा काम करने वालों को पुरस्कार वितरित किए। उन्होंने कहा कि हम लोग जब सरकार में आए तो 6 साल का किसानों का गन्ने का भुगतान बकाया था, जिसे योगी सरकार ने किया है। उन्होंने कहा कि योगी सरकार ने पिछले 4 वर्षों में किसानों के हित में कई महत्वपूर्ण फैसले लिए हैं, जिसका लाभ किसानों को मिल रहा है। जैसे योगी जी आए मुख्यमंत्री के रूप में और जब उन्होंने अभियान चलाया तो विशेषज्ञों के जितने भी आंकड़े थे, सारे आंकड़ों को पीछे छोड़ते हुए और गन्ना किसान के लिए शानदार अभियान चलाने का काम आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी ने किया। 6 साल का बकाया था जब हम लोग आए थे, 6 साल का। मुझे भी लगता था इस साल का भुगतान तो होगा ही, पिछले 6 साल का कैसे होगा। आज बहुत लोग कई बार टीवी पर बैठ करके चर्चा कर देते हैं, बड़ी बड़ी राजनीतिक मीटिंगों में चर्चा कर देते हैं। ये राजनीतिक आधार पर मैं कार्यक्रम में विषय नहीं रख रहा हूं, ये किसानों का कार्यक्रम है। लेकिन जिम्मेदारी से कह रहा हूं कि 6 साल का पिछली सरकार का 10,600 करोड़ रुपए के बकाये का भुगतान करने का काम किया तो आदरणीय योगी जी की सरकार ने किया। 10,600 करोड़ पिछले 5-6 वर्षों का बकाया। माननीय प्रधानमंत्री जी कहते हैं किसान की आय 2 गुना करनी है, तो आय 2 गुना का मतलब क्या है? मतलब यही है कि आज किसान के पास यदि 1 रुपया आता है तो 2 रुपए चले जाएंगे, तो किसान की आय 2 गुना हो जाएगी। जब मैं आंकड़े पढ़ता हूं और देखता हूं कि पिछली सरकार में 15-16 में उत्तर प्रदेश में गन्ना किसान बैठे, गन्ना किसान उत्तर प्रदेश के जितने भी हैं, सारे गन्ना किसानों के खाते में कुल मिलाकर के 18,000 करोड़ रुपए का भुगतान होता था। 18,000 करोड़ का, मानो 1 साल में गन्ना किसानों के खाते में 18,000 करोड़ रुपए जाते थे। मैं बधाई दूंगा योगी आदित्यनाथ जी के प्रबंधन को कि अभी हमने जो पिछले साल गन्ना खरीदा है, अभी तो करंट सीजन चल रहा है, पिछले साल हमने गन्ना किसानों के खाते में उत्तर प्रदेश के 35,500 करोड़ रुपए भिजवाने का काम किया है। प्रदेश के कृषि, शिक्षा एवं कृषि अनुसंधान विभाग के मंत्री सूर्य प्रताप शाही अपने 1 दिवसीय दौरे पर आज मुरादाबाद पहुंचे। उन्होंने जिले के छजलैट विकासखंड के उचैती बीज भंडारण के केंद्र पर आयोजित कृषि मेला कृषक गोष्ठी में मुख्य अतिथि के रूप में भाग लिया। कार्यक्रम में किसानों से संवाद करते हुए उन्होंने बताया कि किसानों की आय दोगुना करने में बीज विधायन संयंत्र किसानों के लिए सहायक सिद्ध होगा। वहीं किसानों के द्वारा कृषि कानूनों के विरोध में किए जा रहे प्रदर्शन पर कहा कि भारत सरकार और कृषि मंत्री ने कहा है कोई भी तथ्यपरक सुझाव आएंगे तो हम उस पर विचार करने के लिए तैयार हैं, लेकिन अगर फिर भी कोई हठ धर्मिता पर उद्यत है उसका कोई इलाज नहीं है। भारत सरकार ने बार बार कहा है समस्या का समाधान संवाद से हो सकता है। सुविधा इस बात की हो जाएगी कि 40,000 कुंटल तक के बीज का प्रोसेसिंग यहाँ पर किया जा सकेगा और लगभग 500 किसानों से यदि वो बीज उत्पादन करते हैं, ये धान का या गेहूं का या दलहन का, तो खरीदारी करके उनसे बीज के रूप में उनसे खरीदारी भी करने की उनको सुविधा प्राप्त होगी। उन्हें बीज सर्टिफिकेशन एजेंसी में अपना प्रमाणीकरण के लिए रजिस्ट्रेशन कराना होगा। भारत सरकार के कृषि मंत्री जी ने बार बार इस बात को कहा है कि कोई भी तथ्यपरक सुझाव आएंगे तो हम उसको विचार करने के लिए तैयार हैं। अब कोई हठधर्मिता पर यदि उद्यत है तो उसका कोई इलाज नहीं है। भारत सरकार ने बार बार कहा है कि समस्या का समाधान संवाद से हो सकता है। जहां पर कोई उनको कठिनाई लगती है वो हमें बताएं, हम उसको निराकरण करने के लिए तैयार हैं। तो मैं नहीं समझता हूं कि उसके बाद कोई आंदोलन का औचित्य रह जाता है।
प्रदेश में कल महिला दिवस के अवसर पर कोविड टीकाकरण में अनोखी पहल की जाएगी। सभी 75 जनपदों में 3 बूथ महिलाओं को समर्पित किए जाएंगे, जहां पर महिलाओं का ही टीकाकरण किया जाएगा और टीकाकरण करने वाली कर्मी भी महिलाएं होंगी। आज इस बात की जानकारी देते हुए प्रदेश के अपर मुख्य सचिव स्वास्थ्य अमित मोहन प्रसाद ने प्रेस वार्ता में बताया कि प्रदेश में कोरोना के टीकाकरण के दौरान अब तक 20 लाख से ज्यादा लोगों का टीकाकरण किया जा चुका है। साथ ही उन्होंने बताया कि 13 मार्च से 27 मार्च तक प्रदेश में फोकस टेस्टिंग को लेकर अभियान चलाया जाएगा, जिसमें आने वाले त्योहारों के मद्देनजर प्रदेश के बाहर से आने वाले लोगों तथा अन्य व्यवसाय से जुड़े लोगों की टेस्टिंग की जाएगी। साथ ही रंग, पिचकारी, ढाबा, रेस्टोरेंट, शराब, भांग की दुकानों पर काम करने वालों की कोरोना जांच होगी। कल अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है और उसके अवसर पर उत्तर प्रदेश एक बिल्कुल अनूठी पहल कर रहा है। प्रदेश के सभी जिलों में 75 जनपदों में 3 वैक्सीनेशन के बूथ महिलाओं को समर्पित किए जा रहे हैं। ये ऐसे सत्र होंगे जहां पर कि जो वैक्सीनेशन की टीम होगी वो सभी महिलाएं उसमें होंगी, उस टीम में, और जिन लोगों को वैक्सीनेट किया जाएगा वो लाभार्थी भी सभी महिलाएं होंगी। वैक्सीनेशन का कार्य हमारा निरंतर चल रहा है और उत्तर प्रदेश 20 लाख से अधिक कोविड के वैक्सीनेशन के डोज देने वाला राज्य बन गया है। अब तक हम 14,85,893 लोगों को वैक्सीन की पहली डोज लगा चुके हैं और 5,29,251 लोगों को वैक्सीन की दूसरी डोज भी लगाई जा चुकी है। इस प्रकार कुल 20,15,144 लोगों को एक कोई न कोई डोज दी गई है। 13 मार्च से हम एक फोकस सैंपलिंग का नया अभियान शुरू करने जा रहे हैं। 13 मार्च से लेकर 27 मार्च तक यह अभियान चलेगा फोकस टेस्टिंग का, क्योंकि होली आ रही है और होली के समय बहुत ज़्यादा मूवमेंट होता है। बहुत सारे लोग हमारे बाहर से होली मनाने अपने गांव में, घरों में आते हैं, तो उस समय भी हम फोकस टेस्टिंग का एक अभियान करेंगे, जिसमें जो लोग बाहर से आएंगे और खास करके जो जिन राज्यों में बहुत ज़्यादा संक्रमण हो रहा है वहाँ से आएंगे, वहाँ के लोगों का, उनका और उनके संपर्क में आए लोगों की जांच हम करेंगे। वाराणसी में आज सुबह प्रधानमंत्री के स्वच्छ भारत अभियान तथा गंगा सफाई के स्वप्निल प्रोजेक्ट के साथ राजघाट के पास केशव घाट से लेकर संत रविदास घाट तक कुल 8 किलोमीटर लंबे घाटों पर वाराणसी प्रशासन के साथ विभिन्न स्वयं सहायता समूह के लगभग 1600 कार्यकर्ताओं ने मिलकर गंगा घाटों की सफाई की। इस अवसर पर स्वच्छता के लिए शपथ भी दिलाई गई। अभियान में विभिन्न नारों से लिखी हुई तख्तियां व बैनर के साथ लोगों में जागरूकता भी फैलाई गई। गंगा नदी के घाटों के अलावा गंगा के अंदर लोगों द्वारा फेंकी गई मूर्तियों, तस्वीरें, कपड़े इत्यादि को भी लोगों ने निकालकर साफ किया और हर तरफ गंगा घाटों पर सफाई दिखना शुरू हो गई। दिल्ली तथा कोलकाता इत्यादि से आए हुए पर्यटकों ने इस सफाई अभियान की तारीफ की और कहा कि पहले से काफी सफाई घाटों पर दिख रही है। काशी के पवित्र पावन गंगा तट पर एक भव्य आयोजन हुआ है, जो मां गंगा की अविरलता, निर्मलता और स्वच्छता को लेकर के एक संकल्प हम लोगों ने लिया है। और ये सारे लोग यहाँ पर जो जुटे हुए हैं वो इसी उद्देश्य से जुटे हुए हैं, पवित्र उद्देश्य को लेकर के, कि माँ गंगा की अविरलता, निर्मलता, स्वच्छता किस प्रकार से हो सके। और इसी पावन उद्देश्य के साथ यहाँ पर सब लोगों ने संकल्प लिया है। माँ गंगा के सफाई का अभियान है। इसमें इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी वाराणसी के सभी सदस्यों ने अपनी सक्रिय भागीदारी की है और इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी ने इस अवसर पर एक शपथ ग्रहण भी अपने सदस्यों को कराया है कि माँ गंगा को सब लोग स्वच्छ रखेंगे, निर्मल रखेंगे, कोई इसमें कूड़ा नहीं फेंकेंगे और दूसरों को भी ऐसा कार्य करने से रोकेंगे। हम यहाँ आरुषि अरोड़ा हैं, दिल्ली से आए हैं घूमने यहाँ पे। यहाँ के सफाई के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? काफ़ी अच्छा लग रहा है देखने में, जैसा सुनने को मिला था, काफ़ी अच्छा लग रहा है देखने में। यहाँ स्वच्छ है, सुंदर है, काफ़ी अच्छा लग रहा है घूमने में। सफाई तो सर बहुत अच्छी है, बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पर आके, और वातावरण बहुत शुद्ध है यहाँ का।
मिशन शक्ति के तहत प्रदेश में महिलाओं की सुरक्षा को लेकर सरकार ने सार्थक कदम उठाए हैं। अपर पुलिस महानिदेशक 112 असीम अरुण ने बताया कि पीआरवी पर तैनात महिला पुलिसकर्मियों ने 300 महिलाओं को मदद पहुंचाई है। साथ ही अब तक 1,21,509 महिलाओं को मदद पहुंचाई गई है। उन्होंने बताया कि छेड़छाड़, घरेलू हिंसा के मामलों में भी कार्रवाई की गई, तो वहीं रात में अकेली महिलाओं व युवतियों को सुरक्षित उनके घरों तक पहुंचाया गया। उन्होंने बताया कि मिशन शक्ति अभियान के अंतर्गत 17 अक्टूबर 2020 से 28 फरवरी 2021 तक ये मदद पहुंचाई गई। अब अंत में प्रमुख समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री ने आज जन औषधि दिवस के अवसर पर देश को किया संबोधित। इस अवसर पर लाभार्थियों से की बात, कहा जन औषधि केंद्र बन रहा है मध्यम वर्गीय परिवारों का साथी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री स्वतंत्रता संग्राम सेनानी गोविंद वल्लभ पंत की पुण्यतिथि के अवसर पर उनकी मूर्ति पर किया पुष्पार्चन। लखनऊ के इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में आयोजित 2 दिवसीय राज्य गुड़ महोत्सव 2021 का हुआ समापन। गन्ना मंत्री सुरेश राणा ने कहा सरकार ने किया गन्ना किसानों के लिए ऐतिहासिक काम। प्रदेश में 20 लाख से ज्यादा लोगों का किया गया कोरोना टीकाकरण। कल महिला दिवस के अवसर पर प्रत्येक जनपद के 3 बूथ महिलाओं को रहेंगे समर्पित। इसी के साथ समाचार समाप्त हुए। नमस्कार।